इधर देखो, लास्ट क्लास में कहाँ छोड़े थे हम, थोड़ा सा बताओ। हाँ, सीरीज पैरेलल के बारे में बात कर रहे थे। तो इन्हें सीरीज मतलब इन्हें की लाइन में जोड़ दो, है ना। करंट सेम होना चाहिए तो सीरीज बोलेंगे, मतलब जो चार्ज इससे गुजरा वही उससे गुजरा, वही उससे गुजरा। और पैरेलल का मतलब उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल्स होने चाहिए वो सेम होना। यहां तक में कोई दिक्कत। अब बात करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट इन सीरीज और इक्विवेलेंट इन पैरेलल, है ना। तो पहली बात तो इस चीज का मतलब समझो, इक्विवेलेंट क्या होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार समझा चुके हैं, फिर बोल रहे हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब ऐसे समझो आप कि मान लो कुछ रेसिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है, इसको बोल देते हैं R1, R2, R3। ये एक डब्बे में बंद है। किस में बंद है? बॉक्स, ठीक है। और ये किसी सर्किट में जुड़ा हुआ, ये डब्बा किसी सर्किट में जुड़ा हुआ। तो ये डब्बा में बंद है, इसके अंदर क्या कहानी है वो तो हमको नहीं दिखेगा। डब्बा में बंद है वो तुमको दिखा दिए, बट अंदर क्या कहानी आपको तो पता नहीं चलेगा। आप सिर्फ क्या देख पाओगे कि यहां पे ईएमएफ की बैटरी है और इस सर्किट में कुछ करंट जा रहा है आई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस डब्बा को हटा के एक नया रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन यहां रख देते हैं, ठीक है। इस डब्बे को हटा के एक सिंगल रेसिस्टर हम रख देते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? और इसको भी जोड़ दिए ईएमएफ की बैटरी से, ठीक है। तो वो डब्बा वाला रेसिस्टर का इक्विवेलेंट ये माना जाएगा कब कब कब? हाँ, जब इसमें भी करंट क्या आ जाए, आई आ जाए, तो हम बोलेंगे ये दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। नहीं समझ में? कुछ नहीं समझ में? समझ में आया? सेम वही चीज होना चाहिए सर्किट, तभी हम बोलेंगे कि भाई जो डब्बा के अंदर वाला पूरा मशीन मिलकर काम कर रहा था वही काम ये अकेले कर रहा, और यही इक्विवेलेंट है। समझ में आया? सिर्फ वर्ड नहीं समझना चाहिए, सर इक्विवेलेंट है जोड़ देंगे, पैरेलल है जोड़ देंगे, सीरीज है घटा देंगे, है ना। इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आया? अरे कुछ भी आया कि नहीं आया? आया? अच्छा, चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। यहां पे अगर हम बोलते हैं ईएमएफ की बैटरी लगा रहे हैं, इसका मतलब है इधर का पोटेंशियल अगर ई मान रहे हैं तो इधर का पोटेंशियल जीरो। ये चीज सिखा चुके हैं पहले दिन। अरे ईएमएफ की बैटरी है, अगर आइडियल बैटरी है तो सिंपली वो ई का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके दे देगा और तो कुछ नहीं करेगा। मतलब यहां पे अगर हम पोटेंशियल मान लें जीरो, तो यहां कितना मानोगे बताओ? जीरो। कनेक्टिंग वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। बोल चुके हैं कि पहली बार बोल रहे हैं? बोल चुके, ठीक है। और कनेक्टिंग वायर का दो मतलब हम बताए थे, या तो मान लो कि पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस एक जगह बना दिए, या ऐसे मान लो कि बाकी रेसिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसका रेसिस्टेंस काफी कम है ना। जैसे मासलेस पुली, डज दैट मीन कि पुली में मास नहीं? नहीं, सिस्टम के बाकी चीजों के रिस्पेक्ट में रस्सी का मास या पुली का मास क्या होता था? बहुत कम होता था।
याद आ रहा? तो कनेक्टिंग वायर डजंट मीन कि सच में ये सुपर कंडक्टर होता है। ये घटिया सा 2 टके का सर्किट आपके लिए बनाने के लिए सुपर कंडक्टर कौन ला के दे रहा बे? है कि नहीं? नहीं समझ। अब सुपर कंडक्टर इतनी आसानी से नहीं मिल जाता कि जाओ सर थोड़ा सुपर कंडक्टर दीजिएगा, तो उसको स्टोर भी उसको स्टोर भी नाइट्रोजन में किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन। उसका टेम्परेचर कम रहे, है ना, किसी भी टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी अचीव नहीं हो जाती। बताए थे कि नहीं कुछ थोड़ा? तो ये सुपर कंडक्टर नहीं होता है कि जिसका रेसिस्टेंस है 0। इसका कहने का 2 मतलब ले सकते हो। या तो मान लो कि पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस हम एक जगह दिखा दिए, या ये मान लो कि पूरे सर्किट के रेसिस्टेंस के तुलना में इन जगहों का रेसिस्टेंस बहुत कम है कि नहीं? समझ में? चल, तो यहां का क्या हो जाएगा 0। यहां क्या कुछ मान सकते नहीं, अब यहां रेसिस्टेंस है तो कुछ ड्रॉप हुआ होगा, है ना। चलो इधर से सोचते हैं, यहां का ई तो यहां का ई, क्यों? कनेक्टिंग वायर है, सिंपल सा फंडा है कि नहीं? चल, मतलब टोटल ड्रॉप इन तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस नेट ड्रॉप कितने का आ रहा? ई का। देख लो, ई का ड्रॉप आ रहा, अरे आ रहा है, तो यहां से लिखना शुरू कर दो ना, यहां से यहां तक लिखना शुरू करें। इसमें कितना करंट जा रहा है? आई। तो लिख देंगे ई माइनस करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 बराबर 0। तो E बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। यहां तक में कोई दिक्कत? हाँ ना बोलते जाओ। अच्छा, इसको इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, मतलब उस डब्बे के बदले में हम एक सिंगल रेसिस्टेंस लगा दिए, तो अभी भी करंट कितना जाना चाहिए? I, मतलब यहां से यहां के बीच का ड्रॉप क्या हो जाएगा? E। तो क्या लिखेंगे? E माइनस IR इक्विवेलेंट बराबर 0। तो E बराबर IR इक्विवेलेंट, अरे लिखेंगे सिंपल सा ड्रॉप, दोनों को कंपेयर कर दो, अरे दोनों को कंपेयर कर दो। R इक्विवेलेंट बराबर सिग्मा RI, सीरीज कनेक्शन के लिए। होगा क्या? अरे होगा, तो जल्दी से लिखो, पैरेलल के लिए खुद डिराइव करो। चलो अगेन, इसका इक्विवेलेंट ये होगा जब हमको बाहर से क्या दिख रहा है? आई करंट जा रहा, और इसमें भी आई करंट जा रहा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहानी में कुछ ट्विस्ट है। यहाँ पे सब में सेम करंट जाए ऐसा जरूरी नहीं, हाँ, लेकिन सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का ई तो यहाँ ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, और यहाँ 0 0 0। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अच्छा, मान लो ये आई करंट गया, इसका एक हिस्सा इसमें चला गया, एक हिस्सा इसमें चला गया, और एक हिस्सा इसमें चला गया। तो इसमें मान लो I1 गया, इसमें I2 गया, और इसमें I3 गया। तो पहले रेसिस्टर के लिए लिख सकते हैं E बराबर I1 R1। तो I1 बराबर E बाय R1। इसी तरह दूसरे के लिए I2 बराबर E2 बाय R2, और I3 बराबर E बाय R3। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बताओ। अरे यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत हो तो फिर जंक्शन लॉ लगा दे यहां पे। इनकमिंग करंट I, आउटगोइंग I1 I2 I3। तो I बराबर I1
प्लस I2 प्लस I3, तो I बराबर ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1/Ri, यहां पर निकालो। E बराबर IR इक्विवेलेंट, तो I बराबर E इंटू 1/R इक्विवेलेंट, तो यहां से आ गया 1/R इक्विवेलेंट बराबर या इसी चीज को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, है ना। और दो के लिए याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। दो के लिए सीधा फॉर्मूला याद हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। चल थोड़ा सा बात कर लेते हैं एनर्जी और पावर का। तो अभी बात कर रहे हैं व्हेन बैटरी एक्ट्स एज सोर्स, या बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है ना। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है मतलब वो एनर्जी सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो उस केस में आपको याद होगा थोड़ा बहुत कहानी, आइडियल बैटरी से शुरू करते हैं, है ना। तो मान लो EMF है, करंट कैसे जाएगा इसमें बताओ। करंट ऐसे जा रहा होगा, अरे जा रहा होगा, अरे करंट ऐसे ही जा रहा होगा ना। ये बैटरी का एक टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल। EMF का मतलब हो गया यहाँ अगर पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पोटेंशियल E हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ये सब करवा चुके हैं ऑलरेडी, है ना। चल तो अगर हम आपसे पूछें कि छोटे से टाइम में बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा, बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा, तो आप बोलोगे जो छोटा सा एनर्जी होगा वो हो जाएगा Q डेल्टा V, और यहां पे Q का मतलब हो गया I dt, और डेल्टा V का मतलब हो गया E, अरे होगा तो DE/dt। ये पावर सप्लाई है ना, सप्लाइड बाय द बैटरी। कितना हो जाएगा, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी क्या हो जाएगा EI। ठीक है, कोई दिक्कत। रियल बैटरी तो ये टर्मिनल्स हैं कि ये टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल है, ये गलती मत करना कि ये और ये टर्मिनल कर दें, है ना। ये R और ये E, और इसमें कितना करंट जा रहा है I। तो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल के बीच क्या है V, क्या मान लिए V। कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोलते जाना। तो अगेन जो छोटे से टाइम में छोटा सा एनर्जी सप्लाई करेगा
वो हो जाएगा Q डेल्टा V, यानी I dt इंटू ई माइनस आई आर। अरे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस ई माइनस आई आर आया था, ठीक है। तो जो पावर सप्लाई कर रहा है ये पावर, सप्लाइड, ये आ जाएगा ई आई माइनस आई स्क्वायर आर। ये आई स्क्वायर आर हीट में जा रहा है ना। बैटरी तो चार्ज पे जो आपका ईएमएफ है वो चार्ज पे वर्क तो ईआई किया, लेकिन वो पूरा का पूरा चार्ज को मिला नहीं, वो रेसिस्टेंस में कुछ बर्बाद हो गया। कितना बर्बाद हो गया? आई स्क्वायर आर। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको बाहर दोनों, आपको जो करंट है वो जो आपको पावर सप्लाई मिलेगा आपको, वो कितना मिलेगा? ई आई माइनस आई स्क्वायर आर। और ये क्या है? हीट वाला टर्म है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बैटरी जब मोबाइल में कुछ देर गेम वेम खेल लेते हो ज़्यादा तो गर्म होते हुए देखे हो, यही है आई स्क्वायर आर। मोबाइल कभी गर्म हुआ जिंदगी में चलाते चलाते? समझ में आया? उसमें कूलिंग का भी सिस्टम रहता है, इसलिए थोड़ा सा हमें पता नहीं चलता। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चल अब बात करते हैं जब बैटरी एक्ट्स एज लोड, ठीक है। रियल बैटरी की बात कर लेते हैं सीधा सीधा, है ना। आपको आइडियल बनाना होगा तो आर को हटा देना, है ना। तो सीधा सीधा रियल बैटरी की बात कर रहे हैं। बैटरी लोड की तरह काम कर रहा है, मतलब बैटरी चार्ज हो रहा, बैटरी चार्ज हो रहा। तो ईएमएफ मान लो ई और ये आर, ये पोटेंशियल वी, ये जीरो। कोई दिक्कत? इसमें करंट कैसे जा रहा होगा? चार्ज हो रहा है तो ऐसे, ठीक है। तो इसमें आप पावर बैटरी को सप्लाई कर रहे हो, मतलब बैटरी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो बैटरी पावर कंज्यूम कर सकता है किस फॉर्म में? एक तो वो चार्ज होने के फॉर्म में करेगा, खुद में स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और दूसरा कहाँ जा सकता है? हीट में, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस है, वहाँ भी तो करंट फ्लो कर रहा रेसिस्टेंस के थ्रू, तो हीट में तो जाएगा ही जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है कहानी। तो जो छोटे से टाइम में छोटा सा एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो वो क्या हो जाएगा? आई डेल्टा वी, आई डेल्टा वी। अरे आई करंट गया, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से, तो चार्ज हो जाएगा आई डी टी, सॉरी क्यू डेल्टा वी, है ना। तो आप कितना बैटरी को दे रहे हो तो वो हो जाएगा आई डी टी और डेल्टा वी, जल्दी बोलो, ई प्लस आई आर, ठीक है। ई प्लस आई आर, टाइम से डिवाइड करो, डी बाय डी टी, तो ये बचेगा ई आई प्लस आई स्क्वायर आर, ठीक है। कंज्यूम कर रहा है, ये तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा, बाकी ये हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रहा होगा। चार्ज के वक्त कम से कम मोबाइल को गर्म होते हुए फील कियो कि वो भी नहीं कियो? हाँ, तो दिस इज पावर कंज्यूम्ड, दिस इज पावर कंज्यूम्ड। बिल्कुल होता, बिल्कुल होता, ठीक है। दिस इज पावर कंज्यूम्ड, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता, उसका भी रेसिस्टेंस होता।
ठीक है, पता नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कब होता है? हाँ, लिक्विड वाले में कम होता, मसाला वाले में ज़्यादा होता थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज की मोबिलिटी ज़्यादा होती, दे कैन ईजिली मूव, है ना, तो उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती सॉलिड के कंपैरिजन में, है ना। चार्ज कैरियर्स जितने मोबाइल होंगे उनको बायस करना जितना आसान होगा उतनी रेसिस्टिविटी कम होगी। इस चीज़ पे तो बात की है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ नोट करो जल्दी से। एक बिल्कुल सिंपल सा सर्किट देते हैं। एक 11 वोल्ट की बैटरी है और एक 1 वोल्ट की बैटरी है, उसको 3 ओम के रेसिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम एनर्जी और पावर के टर्म में बात करना चाहते हैं कि कौन कितना पावर दे रहा है, कौन कितना पावर खा जा रहा है कि नहीं। इस सर्किट में करंट निकालने के लिए किरचॉफ्स लूप रूल लगा सकते हो सीधा सीधा, है ना। तो लगा के देख लो, हम नहीं लगा रहे हैं, वो काम आप कर लोगे सिंपल सा, कहीं एक जगह से शुरू होना घूम जाना, और मेरे हिसाब से करंट तो ऐसे ही आएगा, अरे है ना, तो करंट तो ऐसे ही आएगा, तो आई आ जाएगा 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से करो अपने कॉपी में, ठीक। इस बैटरी के अक्रॉस बात कर लें। इसमें से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, अरे 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये बैटरी पावर दे रहा है कि ले रहा है? पावर ले रहा, दे रहा, ठीक है। तो जो पावर सप्लाइड होगा इस बैटरी का, पावर सप्लाइड 11 वोल्ट का, वो लिखोगे करंट, ठीक है, इनटू आई डेल्टा वी, डेल्टा वी यहां से यहां मूव कर रहे हैं, यहां से यहां, है ना। करें तो कितने का ड्रॉप होगा यहां से? -2 +11, अरे होगा, ठीक। तो ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 22 घटाव 4, ऐसे ही रहने दो, फिर आगे बात करें। ठीक है, यहां करंट ऐसे आ रहा, तो पावर डेसिपेटेड इन रेसिस्टर I स्क्वायर आर, I स्क्वायर आर, बोलो जल्दी, 12 वाट, ठीक है। अगला, पावर कंज्यूम्ड बाय दिस बैटरी, पावर कंज्यूम्ड बाय 1 वोल्ट, क्या लिखोगे? I इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां से यहां जाएंगे, हम पहले ही कंज्यूम्ड लिख दिए हैं, तो मेरा टर्म आना चाहिए पॉजिटिव में, तो
करंट इंटू ई प्लस आई आर, अरे होगा तो ई हो जाएगा 1 और आई आर हो जाएगा 2। तो ये पावर कंज्यूम कितना कर रहा है, 2 जोड़ 4 वॉट। ये ई का टर्म है, ये आई आर का टर्म, ठीक है। देखो एनर्जी बैलेंस्ड है कि नहीं है, वहां पे गड़बड़ हो गया बे, 11 12, हाँ हो तो क्या, सप्लाई 18 किया, ठीक है, 12 रेसिस्टर खाया और 6 छोटा बैटरी खाया, है ना। तो 12 6 18 और सप्लाई कितना है 18 का, ठीक है। अरे सप्लाई कितने का है 18 का, खाया कितना 18, तो एनर्जी कंजर्व है। अब इसको अननोन के फॉर्म में लिख के दिखा दें, अरे अननोन के फॉर्म में लिख के दिखा दें, मान लो E1 रेसिस्टर, R1 लोड रेसिस्टेंस, R चार्ज होने वाला बैटरी, E2 R2, कोई दिक्कत। तो ये ऐसे मान लेते हैं करंट घूम रहा है I, ये बड़ा बैटरी है, ठीक है। तो पावर सप्लाई कितना किया, बड़ा बैटरी तो क्या लिख दो E1, तो ये लिख दोगे, जल्दी बोलो, I इंटू E1 माइनस IR1, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड बाय रेसिस्टर I स्क्वायर R, और पावर कंज्यूम्ड बाय दूसरा बैटरी E2 बराबर I इंटू E2 प्लस IR2, कोई दिक्कत। तो इधर लिखोगे पावर सप्लाइड बराबर पावर कंज्यूम्ड, पावर सप्लाइड बराबर पावर कंज्यूम्ड, अरे लिखो ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे लिख सकते हैं, ये कहां से लिख दिए पावर सप्लाइड बाय पावर कंज्यूम्ड, ये कहां से लिख दिए पावर सप्लाइड बराबर पावर कंज्यूम्ड, एनर्जी के कंजर्वेशन से, गधा गई का जितना एनर्जी दिया गया उतना एनर्जी गया, एकदम से बकलेल सब जमा हुआ है। I स्क्वायर R प्लस I इंटू E2 प्लस IR2, ठीक है। सारा में I का टर्म कॉमन है, अरे I का टर्म कॉमन है, काट दो, I का टर्म काट दो, देखो क्या आता है, जब I का टर्म इसमें काट दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, E1 माइनस IR1 प्लस इज इक्वल टू IR प्लस E2 प्लस IR2, थोड़ा सा अच्छे से सहेज लेते हैं, U1 माइनस IR1 माइनस IR माइनस E2 माइनस IR2 बराबर 0। इस पे लूप लगा के देखो, यही आंसर आएगा। इस पे जब KVL लगाओगे, इस सर्किट पे जब
केवीएल लगाओगे तो यही आंसर आएगा। लगा के देख लो, यहां से शुरू करना, यहां से। तो क्या लिखोगे, +E1 माइनस करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं IR माइनस E2 माइनस IR2 माइनस IR1 बराबर 0। जहां से चले वहीं पहुंच गए। तो उस दिन हम बोले थे कि KVL इज नथिंग बट इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कंजर्वेटिव नेचर पे बेस्ड है कि पूरे लूप में घूम फिर के आ जाओगे तो पूरा एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अरे जहां से चले और कंजर्वेटिव फील्ड में वहीं पहुंच जाते हैं तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहता है। तो देखो एनर्जी से भी वहां पहुंच गए। एनर्जी से भी वहां पहुंच गए, टोटल एनर्जी लिख के देखो तो भी वही आंसर आ रहा है। पता नहीं कितना समझ में आया आपके। तो जितना समझ में आया लिख लो। HC वर्मा का एक्सरसाइज का 32 चैप्टर है ना, इसका कर लो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 और 45। ठीक है, थोड़ा सा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, 30 और 45 जल्दी से करो। तो चलो 45 नंबर का ये सारा डायग्राम है जिसमें C और E शायद अभी आपका समझ में नहीं आया, लेकिन हम बना देंगे लगे हाथ। ठीक है, C और E, ठीक है, बना देंगे और बाद में फिर इसको हम अलग से भी करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, तो एक साथ हम पहले पूरा कर देते हैं। देखो सोचते एकदम देखते जाना। A और B के बीच निकालना है, ये R और ये R सीरीज में होगा, क्योंकि जो भी करंट जाएगा वो ऐसे जाएगा। तो RR का 2R होता। ठीक है, ये 2R और ये 2R और R का कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है। देखो सेम यहां अगर D पोटेंशियल मान लें तो ये भी है, दोनों DB के बीच में लगा हुआ है ना। तो 2R और R का हो जाएगा 2R/3। सर ये कैसे आ गया, तो अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं, R1R2/R1 प्लस R2, R1R2/R1 प्लस R2 कर लो तो आ जाएगा 2R/3। अब तेरा आ गया होगा 2R²/3R, R से R मरता नहीं है गधा। तो ये गया, इन दोनों को एक सिंगल इक्विवेलेंट से रिप्लेस करो। ठीक है, तो ये हो गया 2R/3 और ये देखो सीरीज में, तो R + 2R/3 5R/3। ठीक है, और 5R/3 कहाँ के बीच लगेगा, A और B के बीच। तो A और B के बीच लगेगा ऊपर 5R/3 और नीचे R। अरे लगेगा 5R/3 और R, तो ये हो जाएगा A और B। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5R/3 इंटू R बाय 5R/3 प्लस R। तो ये हो जाएगा 5R² बाय 8R। तो 5R/8। तो पहला का जवाब हो गया 5R/8। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलते जाओ। ठीक है, छाप लीजिए जल्दी से। इसलिए तो बोले थे होश में रहना, सही से करते जाना, उसको रिड्यूस करते जाना कि इन दोनों का कम्बिनेशन पहले किए, उसको घेर के अलग बना लिए, फिर दो का कम्बिनेशन करके अलग घेर के बना लिए, है ना। चलो इसमें ध्यान से देखो, ये बड़ा आसान सवाल है।
यहाँ देखो तो ए और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस है, बाकी ये पूरा का पूरा रिंग बी पे होगा, क्यों, सब कनेक्टिंग वायर है। तो ये भी बी और सी के बीच में होगा, ये भी बी और सी के बीच में, ये भी बी और सी के बीच में, अरे होगा। तो बी और सी, तो हमेशा रिड्यूस सर्किट बनाओ, जिन दोनों के बीच में पूछो उनको एक्सट्रीम पे रखो, कहाँ रखो, एक्सट्रीम पे। तो ए, बी और सी, ठीक है, सी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो बी और सी के बीच में 1 2 3 है, ये है ना, और ए और सी के बीच में 1 है। तो ये तो सिंपल सा सर्किट, ये आर और ये R/3, पैरेलल में जब 3 R हो तो R/3 है, N R होगा तो R/N हो जाएगा। ये नहीं सोच पाते हो, 9th 10th में करते हैं यार। तो ये R और ये R/3, तो A और B के बीच में ऐसे बन जाएगा, R और R/3, A B, R R/3, तो 4R/3। कुछ नहीं बुझाया? इसमें हो जाएगा R/4 सीधा सीधा, क्यों, सबका सब A और B के बीच में है, पैरेलल में है, सबका सब। इस सर्किट को अगर ड्रॉ करो तो ए बी ए बी ए बी ए बी, तो रीड्रॉ करोगे A और B एक पॉइंट, तो ए बी के बीच में 4 रेसिस्टेंस लगेगा पैरेलल में, तो इसका आंसर हो जाएगा R/4। पता नहीं, ठीक है। एक चीज होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, अभी बस बता देते हैं, फिर उसको कल अच्छे से प्रूफ कर लेंगे हम लोग। ये मान लो R1 R2 R3 R4 R5, बस सॉल्व करने के लिए भी यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। बाकी वही देखिए अब जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि अगर इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट बराबर हो जाए, R1 R4 R2 R3 बराबर हो जाए, या इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर हो जाए, सेम ही चीज़ होता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो ज़्यादा याद रहता है ना। अरे किसका रेशियो करो, उससे बेहतर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम आ रहा है। अच्छा, इसमें मत सोचना कि सर ये पैरेलल सीरीज से सॉल्व होगा, नहीं होगा, पहले देख लो आप। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये अगर A है, ये B है, तो ये C और D है, तो ये देखो ये और ये सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में ब्रांचिंग है। उसी तरह ये और ये सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में ब्रांचिंग है। उसी तरह ये और ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं है क्योंकि बीच में इसके कारण कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल यहाँ नहीं चलेगा। अभी बस याद रख लो व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर R1 R4 और R3 R2 प्रोडक्ट में बराबर हो जाए तो इससे करंट नहीं जाता। अब जैसे इससे करंट नहीं जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल X, तो यहाँ का पोटेंशियल X। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? अब एक आधा इससे करंट नहीं जा रहा है तो V = IR जानते हो। अगर करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो दोनों इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, या तो इसको पैरेलल में ले लो, इसको पैरेलल में ले लो क्योंकि सेम पोटेंशियल पे एक जगह आके चिपका दो, या ये सीरीज में और ये सीरीज में, क्योंकि यहाँ कोई करंट जा नहीं रहा, कोई ब्रांचिंग हो नहीं रहा, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R3 R1 + R3 × R2 + R4 डिवाइडेड बाय R1 + R2 + R4। रटने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही बोलना, हम डायरेक्ट आंसर बोल दिए। ये दोनों असल में व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसीलिए वो बता दी। ये दोनों असल में क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे है? ध्यान से देखो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है ना। तो ये 2R है, लेकिन ये R
और ये आर आर, तो मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, बराबर आ रहा है, मतलब इससे कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा 2R और 2R, 2R और 2R जब पैरेलल में हो जाएगा तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R। फिर से बोलते हैं, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो R और R, 2R और नीचे 2R, तो A और B के बीच में 2R, 2R का 2 है, तो R R का होता है तो R/2 हो जाता है, 2R 2R का है तो 2R/2, तो सिर्फ बचेगा R। इतना भी नहीं समझ में आता तो हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से बनाओगे तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे, ये A, ये B, इसको मान लो C, इसको मान लो D, यहां पे रीड्रॉ करो, जिन दोनों के बीच निकालना है उनको एक्सट्रीम पे रखो। अब बचा एक C और एक बचा D, तो A और D के बीच में एक, देखो A और D के बीच में एक, हटाते जाना, A और C के बीच में एक है ना, C और D के बीच में एक, ठीक है, C और B के बीच में एक, और D और B के बीच में एक, इन दोनों के बीच निकालना है R R R R, R स्क्वायर बराबर आ गया, तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, 2R 2R, तो कितना आ जाएगा R और इसका भी R। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। आई होप समझ में आया। आई देखो रट लिया ना, ठीक है। ऐसा हम कुछ बोले तो तुम कैसे लिख लिए, करते रहो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कॉपी कलम तो चलता नहीं है तो हवा में ऐसे ऐसे, ठीक है, बैठ के लिखो। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं भी आया, C और D नहीं भी आया, C और E, तो कोई दिक्कत नहीं, वो फिर से अलग से पूरा एक टॉपिक ही है, ठीक है। यहाँ तक लिखो जल्दी। देखो इसको लैडर सिस्टम बोलते हैं, लैडर रेसिस्टेंस है ना, लैडर कॉम्बिनेशन। सीरीज ऐसा लग रहा है ना, इसलिए तरीका सीखो। हम बार बार बोलते हैं, फिर बोलता है सर इसका फॉर्मूला बता दीजिए, तो मरोगे, ठीक है। फॉर्मूला के चक्कर में रहोगे तो मरोगे, तरीका सीखो, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में। हिंट हम देते हैं, हिंट हम देते हैं, बचपन में एक सवाल बनाए होगे, x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, याद आ रहा, कुछ याद आ रहा, याद आ रहा। जिसको ये सवाल आता है उसको ये आना चाहिए। सोचो फिर भी तुमसे वो नहीं बन रहा। मेरे लिए तो दोनों सवाल में कोई अंतर नहीं, ठीक है। मेरे लिए दोनों सवाल में कोई अंतर नहीं है। अगर आपके लिए अंतर है तो आपकी गलती, अगर आपके लिए अंतर है तो आपकी गलती। जल्दी से ट्राई कीजिए A और B के बीच में इक्विवेलेंट, और तुरंत हम प्रूफ कर देंगे कि वही सवाल ही है। सबको पता, हाँ। आयुष का सवाल सुनो, बोला सर R2R सीरीज में, ठीक है। तो आपको तो बहुत मारना चाहिए, पहले शुरू से बोल रहे हैं कि बस जुड़ा होना चाहिए सर, पुच्छी जोड़ दिए बस सीरीज हो गया, है ना। बुद्धि है, देखो इधर गधा कहीं का। मान लो ऐसे बैटरी लगा दिए, मान लो इसके बीच इक्विवेलेंट पूछ रहा है ना। इक्विवेलेंट मतलब किसी सर्किट में लगाओगे ना, लेकिन नाचोगे थोड़े। दैट मीन्स कि मान लो एक बैटरी लगा दी है, अब यहां से जो करंट चलेगा, ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा इधर जाएगा और कुछ हिस्सा, फिर इसमें से कुछ हिस्सा इधर जाएगा और कुछ हिस्सा, फिर इसमें से कुछ हिस्सा इधर जाएगा और कुछ हिस्सा
ऐसे बहुत दूर तक घूमते हुए वो लौट के आएगा, नीचे से सबका जो वापस आ रहा सब मिलके यहाँ आ जाएगा। तो जब इसमें से कुछ हिस्सा इधर गया और कुछ हिस्सा इधर गया तो कहां से ये सीरीज में हो गया हैं? चलो सिंपल सा फंडा, इसमें कैसे सॉल्व करते थे? अरे इसका मतलब है ये अनंत है। अनंत का मतलब क्या होता है? अबे जितना आप गिन सकते हो उससे बहुत ज्यादा, है ना। इसका मतलब अगर ये इन्फिनिटी है तो इसमें से यहां से गिनना शुरू करो तो भी मेरे हिसाब से एक्स ही है, यहां से गिनना शुरू करो तो भी मेरे हिसाब से एक्स ही है। अरे है ना। दैट मीन्स I can write it as x equal to root under 6 plus x. और इसका इक्विवेलेंट x है तो यहां से भी तो इक्विवेलेंट x ही होगा। तो ऐसा करते हैं, इस पूरे सर्किट का हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं R इक्विवेलेंट। क्या मान लेते हैं? मतलब ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो कितना आएगा, तो हम मान लिए कि आर इक्विवेलेंट आएगा। कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, जो कि निकालना है, तो अगर हम यहां से काट दें इस सर्किट, तो ये भी देखो हमको आर इक्विवेलेंट ही दिख रहा। नहीं समझ में? अरे अगर यहां से हम आर इक्विवेलेंट बोल रहे हैं तो यहां से भी तो वही सर्किट है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि ए और बी, ये आर, ये 2R और एक आर इक्विवेलेंट। और इसके बीच में कितना आ गया? अरे आएगा। चलो आर इक्विवेलेंट से बड़ा सा टर्म है, सॉल्व करने में डर लगता, तो इसको मान लो x, इसको मान लो x। अरे है ना। मतलब इनको जोड़ने पे कितना आंसर आना चाहिए? x। अरे आना चाहिए। ये है 2R और ये है x। किसमें है? पैरेलल में है, इसलिए नहीं कि पैरेलल लाइन है, इसीलिए कि यहां जो पोटेंशियल है वही यहां है और यहां जो पोटेंशियल है वही यहां। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब वो कंबाइंड सीरीज में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब जो करंट यहां से आएगा वही तो घूम फिर के टोटल यहां से लौटा होगा। यानी हम लिख सकते हैं x, जो कि a और b के बीच में, इज इक्वल टू, ये दोनों किस में है? पैरेलल में। कैसे जोड़ते हो? 2R इंटू x डिवाइडेड बाय 2R प्लस x, और ये इसमें इसके साथ सीरीज में R। नहीं समझ में? हम थोड़ा सा फास्ट किए कैलकुलेशन। इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके x बन रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे, पैरेलल में है, तो 2R इंटू एक्स, अरे a इंटू बी बटे a प्लस बी, तो 2R इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2R प्लस एक्स प्लस R मस्ट बी इक्वल टू एक्स। सेम सवाल है कि अलग अलग है? सेम सवाल है मेरे हिसाब से। तो चलो तो करते हैं गुना भाग की कहानी। इसको इधर भी गुना करोगे और इधर भी गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2RX प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर एक्स। सबको इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2RX माइनस 2R स्क्वायर, गड़बड़ कर देगा, कुछ गड़बड़ कर देगा ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ 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 हाँ, इसको मल्टीप्लाई करो इधर, तो 2RX प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2RX प्लस 2R स्क्वायर, हाँ ये टर्म छूट गया था, प्लस XR
ये होगा ना, अब इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर और 3xr, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस XR माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे होगा, तो x का वैल्यू मेरे हिसाब से हो जाएगा -b, तो प्लस r प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस वाला अपने छट जाएगा देखना, तो b स्क्वायर प्लस 4ac, यही होगा ना, अरे यही होगा ना, क्या हो गया, अरे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, सॉरी प्लस 8r प्लस 8r स्क्वायर हो जाएगा बटे 2a। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा r प्लस माइनस 3r बटे, तो माइनस वाला तो टर्म नहीं लोगे, सिर्फ प्लस वाला लोगे, तो x बराबर 4r/2, बड़ा आसान टर्म आ गया। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ, बस बाकी कॉन्सेप्ट सही है, बाकी कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, तो एक आप लोग घर पे ट्राई करना, ये R 2R, ये 4R, ये 8R, ये देखो थोड़ा सा अलग, R 2R 4R 8R 16R 32R 64R 128R अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, ये ट्राई करके आइएगा, फिर इस पे बात करें।